नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हाँ, विलय को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जनता परिवार, समाजवादी परिवार अब एक होगा। लेकिन अभी तक ये साफ साफ दिख नहीं रहा है कि आने वाली तस्वीर कैसी होगी। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी नेता और वयोवृद्ध और वरिष्ठ सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह जी। वशिष्ठ बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। हम लगातार कुछ कुछ पढ़ते रहे हैं। जैसे राम गोपाल जी का एक बयान आया, राम गोपाल यादव जी का, कि ये डेथ वारंट होगा, ये जो विलय है। दूसरा नीतीश जी का आया कि हम कमिट कर चुके हैं, इसको हम छोड़ेंगे कैसे। लालू जी का है कि भाई ये तो होना ही है। तो ये क्या कैसी तस्वीर बन रही है। तरह तरह के बयान, कोई कुछ बोले। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी पर पूरी जिम्मेदारी आप लोगों ने डाला था इसके फ्रेमवर्क के लिए, सारे रूपरेखा के लिए, लेकिन उनके ही भाई और जो वरिष्ठ सांसद हैं राम गोपाल यादव जी का ऐसा बयान, कैसी तस्वीर दिख रही है। देखिए, ठीक से राम गोपाल जी के बयान के ऊपर जो प्रतिक्रिया आ रही है और जो उसका इंटरप्रिटेशन आ रहा है, उसको सही संदर्भ में नहीं देखने का प्रयास किया गया। जब कई दल एक साथ मिलते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ भी उसके साथ होती है। और यदि राम गोपाल जी के बयान का, नीतीश जी के बयान का और लालू यादव के बयान के तीनों को देखिएगा तो इसको अलग अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि एक ही बिंदु पर कि लोगों के दिमाग बन गई थी कि बिहार के चुनाव में के पहले मर्जर हो जाएगा, और वह मर्जर अभी फिजिबल नहीं हो रहा है, उसका स्वरूप नहीं आ रहा है या वो रूप नहीं धारण कर रहा। इसलिए इस पर लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आप मानते हैं कि ये मूव जो अब तक चला है वह विफल हुआ है। ऐसी बात नहीं। राम गोपाल यादव ने जो कुछ भी कहा है, एक शब्द उन्होंने ज़रूर कहा है कि डेथ वारंट, तो लेकिन विलय का विरोध नहीं किया। राम गोपाल यादव ने यह भी साथ साथ कहा है कि बिहार चुनाव के संपन्न होने के बाद इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और नीतीश जी का भी जो बयान है वह बयान इस रूप में है कि इस पर तो सहमति बन चुकी, सभी दल के अध्यक्ष इस पर एक मत हो गए हैं कि विलय होना। अब इसकी औपचारिकताएं जो हैं उस समय के साथ कुछ बंध गई है, समय कुछ टल गया है, यानी मर्जर की तिथि कुछ महीनों के लिए टल गई है। बस इतना ही इसको देखने की। लालू यादव ने भी मर्जर के खिलाफ तो कोई नहीं बोला है, क्योंकि एक तरह से इसका कार्यरूप भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्वरूप भी तैयार हो गया है कि मुलायम सिंह को इसका अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और उनको विलय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया। और लेकिन जो राम गोपाल यादव के बयान के बाद कुछ सवाल उठते हैं कि बिहार में अभी तत्काल चुनाव है, और बिहार में तत्काल चुनाव है तो ये दोनों पार्टियों के अलग अलग सिंबल हैं, दोनों पार्टियों के जनाधार भी हैं, दोनों पार्टियां बिहार में सशक्त हैं, वहाँ पर ये दोनों पार्टियां मतलब रखती हैं। तो विलय और बिहार का चुनाव दोनों में थोड़ा सा एक बात निश्चित रूप से सिमिलर है, लेकिन विलय का उद्देश्य बड़ा ब्रॉडर है, बहुआयामी है। जितनी पार्टियों का विलय का मतलब है कि समाजवादी शक्तियां यदि एक साथ इकट्ठा होती हैं तो जो गैर भाजपा विरोधी दल हैं उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरा इसका लक्ष्य है कि एक वैकल्पिक नेतृत्व और वैकल्पिक नीति भी इवॉल्व किया जाए। मैं मानता हूं कि नेता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मुल्क के सामने मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, नेता के विकल्प के बदले नीति का विकल्प इस देश में तैयार किया जाए।
नेतृत्व तो जरूरी है, नीति को लागू करने के लिए भी जरूरत है, दल को चलाने के लिए भी जरूरत है। लेकिन मैं मानता हूं कि मुल्क के सामने सबसे बड़ा, एक शब्द में कह सकते हैं, नेता नहीं, इस देश को नीति का विकल्प चाहिए। वशिष्ठ बाबू, यही मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि नेता नहीं बल्कि नीति का विकल्प चाहिए। हाँ। समाजवादी आंदोलन का अपना एक अलग इतिहास रहा है। आप जयप्रकाश जी के मूवमेंट से आप जुड़े हुए हैं और आपने बनते बिगड़ते हुए सरकार को भी देखा है। समाजवादी सरकार की जितनी बार कोशिशें हुई हैं वो सफल नहीं रह पाई, और अब तक कोई नीति के रूप में या कहें कि एक ठोस पहचान के रूप में जो गवर्नेंस का जो एक होता है, अगर हम नीतीश जी के छोटे से कार्यकाल को अगर छोड़ दें, इसको हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का अलग निशान पे आप लोग लड़े उसकी सरकार में। लेकिन जब कंबाइंड समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जब भी बिहार में बने चाहे देश में बने, तो क्या लगता है आपको समाजवादी आंदोलन की जो असफलता है उसमें उसको आप गिन सकते हैं? नहीं, देखिए, एक पक्ष, चूँकि समाजवादी शक्तियों की विफलता की जो बात आप कर रहे हैं, वो बिखरे हैं, इसीलिए वो टूटे हैं, वो एक दूसरे से अलग हुए हैं, इसीलिए ये सवाल उठता है। लेकिन आप सोच लीजिए कि जब भी समाजवादी सरकार में रहे, तब तक, जब तक सरकार चली, तब तक उन नीतियों के कार्यान्वयन पर इनका जोर ज़्यादा रहा जो जन साधारण के प्रति रुझान हो, जो गरीब और निर्धनता रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनको राष्ट्रीय एजेंडा में लाया जाए, इस पर इनका बराबर जोर, झुकाव और इसको इम्प्लीमेंट करने पर इनका ध्यान रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस से ले लीजिए, मधुलिमे से ले लीजिए, जितने लोग थे, चाहे संसद के भीतर हो और संसद के बाहर हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हों, इन लोगों ने मूल्यों से, ठीक है राजनीति में तो उतार चढ़ाव आता है, लेकिन कमिटमेंट यदि व्यक्ति का समाजवादी रहता है तो टूटता है तो वसूल से अलग नहीं होता है। राजनीति में इधर उधर हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है, तो समाजवादी बिखरे हैं और समाजवादियों की शक्ति भी कम हुई और समाजवादी ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चला, ज़्यादा दिन एक साथ नहीं रह सके हैं, यह भी ध्रुव सत्य है। लेकिन एक सवाल है, जो प्रयोग होता है, आज जो जिन बातों में समाजवादियों का विश्वास है, वे बातें ही समाज के लिए सार्थक हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं और समाज को एक साथ ले चलने के लिए आवश्यक भी है। अब इसलिए मैं, देखिए, समाजवादियों ने जो कुछ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, जयप्रकाश नारायण हों, ये जो लोग भी रहे हैं, इन्होंने लोकतंत्र के साथ सोशल जस्टिस को भी जोड़ा कि लोकतंत्र को आप चलते हुए देखना चाहते हैं, फंक्शनल लोकतंत्र देखना चाहते हैं, तो उन मुद्दों को आपको एजेंडे में लाना पड़ेगा जो आबादी के एक बड़ा तबके में, जो जिंदगी और मरण का संघर्ष कर रहा है, जो जीवन को जीने का संघर्ष कर रहा है, उन लोगों के सवाल को गवर्नेंस के एजेंडा में ले आने का प्रयास करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल के में स्वयं आपने नीतीश जी का नाम रखा। अब देखिए, नीतीश जी का जो बिहार में शासन हुआ, उस समाजवादी शासन का जो एक मॉडल हो सकता है, उसका प्रयोग हुआ पिछली सरकार जो होती। एजुकेशन के मामले में देखिए, समाज का सबसे बड़ा पिछड़ा तबका है दलित, देख लीजिए, समाज का सबसे बड़ा एक बड़ा तबका अल्पसंख्यकों में है, उनके लिए नीतीश जी ने साइकिल का व्यवस्था करके शिक्षा के प्रसार में, और आपको बड़ा ऐसा भूमिका अदा हुआ कि आज प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा में आपको ड्रॉप आउट कम हो गया है और काफ़ी बच्चियां बिहार के स्कूल में जा रही हैं। देखिए, ये क्या है, ये सोशल फैक्टर है। इसी ढंग से आप देखेंगे कि जो कौशल विकास की बात आज देश के पैमाने पर हुई है, कौशल विकास की परिकल्पना बिहार में हुई है, उसके लिए वहाँ पर प्रयास भी किया गया है। इसी तरह से यदि अल्पसंख्यकों को आप देखिएगा, तालमी मरकज हुआ, ये आपके मदरसा स्कूल्स हुए, उनके भी शिक्षा के स्तर
को टेक्निकलिटी से जोड़ने के लिए नीतीश कुमार के रिजी में प्रयास कर, और सब कामों की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए। लेकिन सर क्या? इसमें थोड़ा सा हाँ। मेरा इस पे थोड़ा सा ये है कि आपने ये तमाम चीज़ें सही में अच्छा हुआ और वहाँ के लिए, उस सोसाइटी के लिए, लेकिन वहाँ जो एक सोसाइटी में जो उन्होंने एक दलित और महादलित आयोग का जो प्रयोग किया, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप लोकसभा चुनाव में हार गए। देखिए, रिजल्ट कभी कभी बुनियादी सवालों पर जो लड़ता है उसको धक्का खाना भी पड़ता है। आपको एक एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। जयप्रकाश नारायण, और यदि नेहरू का व्यक्तित्व कहिएगा तो 1942 के हीरो थे जयप्रकाश नारायण। और जब चुनाव हुआ 1952 में, तो सीधे देश का एक ऐसा माहौल था कि समाजवादी भारी संख्या में आ रहे हैं, समाजवादी उसमें हारे, रुझान लोगों का था, और जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व भी लोगों ने स्वीकार किया। कभी कभी चुनाव का जो रिजल्ट आता है उसके तथ्यागत विश्लेषण करने, तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करने की जरूरत होती है। अच्छे मेजर्स के बावजूद भी सरकार, लोग कभी कभी भ्रामक प्रचार के माध्यम से, सेंटिमेंट के आधार पर, पूंजी का प्रयोग करके और साथ साथ भावनात्मक मुद्दा उठा करके चुनाव में विजयी होने का काम किया। आपको पहली बार राजेश जी मैं बता दे रहा हूँ, इस देश में आज़ादी के बाद से अभी जो मोदी जी के प्रचार का जो माध्यम था वो टोटल वेस्टर्नाइज था, टोटल मनी ओरिएंटेड था। तभी सोसाइटी में जो फ्रैक्शन है उसको उपयोग करने का था, तभी सोसाइटी को डिवाइडिंग लाइन पैदा करके वोट को इकट्ठा, ऐसा कॉस्टली चुनाव जिसमें पूंजीवादी घराने सीधे इन्वॉल्व थे, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और कभी कभी भावना तर्क पर प्रहार कर देती है। भावना की खूबी यही है कि भावना जब प्रबल हो जाती है तो लॉजिक वहाँ घुटना टेक देता है। और इस चुनाव में भी आपको यही देखने का मिला। देख लीजिए चुनाव की क्या स्थिति। भारतीय राजनीति में यदि विचार करिएगा तो मैं मानता हूँ अभी केजरीवाल जो आया, इन लोगों की संगठित पार्टी, आइडियोलॉजिकली कह सकते हैं, संगठन के स्वरूप के मामले में कह सकते हैं। ये आप यदि इनका जो कहिएगा कि पास्ट के इतिहास है कि लंबे काल का इतिहास नहीं है, लेकिन जैसे इन लोगों ने हर एक बूथ पर वॉलंटियर्स तैयार किया और पूरे ताम झाम जो था उसको भी ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसा फेज आया कि बिहार में आज भी सर्वे करा लीजिए, अभी सर्वे हुआ, 61% लोगों ने नीतीश कुमार को एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में पसंद किया, 61%। और जो भाजपा के नेता हैं, किसी का ग्राफ 14% है, किसी का 17% से अधिक, किसी का ग्राफ नहीं। वो सर चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं है कोई, नहीं। हाँ, जिनसे आप तुलना कर रहे हैं। हाँ, भाजपा ने अभी तक कोई मुख्यमंत्री का अपना हाँ, उम्मीदवार इसलिए घोषित आपको नहीं कहते किया। हैं कभी कभी काम के आधार पर आपको रिजल्ट वो नहीं आता है। एक बात आप समझिए, तर्क और जो जनता के बीच में काम होता है, कभी कभी भावनाएं उसको सामने रिजल्ट नहीं आने देती हैं, लेकिन बाद में उसका लोगों को रियलाइजेशन होता है। और जो कुछ हुआ बिहार में, वो रिजल्ट से बिहार का डेवलपमेंट को तुलना नहीं करना चाहिए। हम हारे जरूर, लेकिन हारे इसके बावजूद भी हारने के कुछ ही महीनों के बाद सेल्फ रियलाइजेशन का दौर बिहार में शुरू हो गया कि आज नीतीश सबसे अच्छे परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर इस देश के हैं। सर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना चाहूँगा, क्योंकि प्रोग्राम में आवश्यक होता है एक ब्रेक लेना, और एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम वशिष्ठ बाबू से बातचीत जारी रखेंगे। बस थोड़ी देर के लिए आप बने रहिए हमारे